अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फात शहबाज खान। पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। सलमान अली आगा कप्तान, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान टीम में शामिल। बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, क्या पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने जाएगी? हुकूमत पीसीबी हुकाम से मुशावरत के बाद फैसला करेगी। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की बजाय एहतजाजी सियासत करने पर तुल गई। शेख वकास कहते हैं कि पीटीआई की तरफ से कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। वज़ीर आला अफरीदी सरकारी वसाइल को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इख्तियार वली खान, हुकूमत को 8 फरवरी को हड़ताल नाकाम होने का कवी यकीन। एमक्यूएम के फारूक सत्तार ने सानेहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। गवर्नर डसोरी का फायर सेफ्टी पर तरबीती प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। और मशरक़ वस्ता में एक बार फिर जंग के हालात पैदा हो गए। ईरान हाई अलर्ट पर, अमरीकी बहरी बेड़ा खित्ते में पहुंच गया। 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान ने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। सलमान अली आगा कौमी क्रिकेट टीम की क़यादत करेंगे और टीम में 2 साबिक कप्तान बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी भी शामिल हैं। इसके अलावा फ़हीम अशरफ, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा, साहबजादा फुरहान, उस्मान तारिक, इब्रार अहमद, फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज, उस्मान खान, साइम अयूब, शादाब खान और नसीम शाह भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। अलबत्ता पेसर हारिस रऊफ और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान सिलेक्टर्स का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहे। दूसरी जानिब डायरेक्टर और सिलेक्शन कमेटी के मेंबर आकिब जावेद का कहना है कि श्रीलंका के माहौल को देखते हुए टीम की सिलेक्शन की है और हमारा काम टीम सेलेक्ट करना है। वर्ल्ड कप खेलने से मुतालिक फैसला हुकूमत करेगी। गुज़श्ता रोज आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया था, जिसे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ज्यादती करार दिया था। इनके मुताबिक कौमी टीम के हवाले से हमारे पास ABC तीनों प्लान हैं। वज़ीर-ए-आज़म के वतन वापस आने पर फैसला होगा कि टी20 वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं खेलना। मेरा ख्याल है बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है और मैंने आईसीसी की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था। आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं कि एक मुल्क के लिए आप कहें कि जी जो मर्जी जब मर्जी फैसला कर ले और दूसरे मुल्क के लिए टोटली ऑपोजिट फैसला करें। और इसीलिए हमने ये स्टैंड लिया है कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है। बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप को में उनको खिलाना चाहिए। कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आए, फिर जो भी आएगी। बट ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। पहले फैसला आ जाए, उसके बाद प्लान ABCD काफ़ी है हमारे पास। 10 मई को भी फैसला हुआ था ना, तो फिर उसके बाद ये नहीं देखा था कि क्या होना है क्या नहीं होना। तो आप बेफिक्र हो जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भी इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चेयरमैन पीसीबी से मुशावरत हो रही है, हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी। चेयरमैन पीसीबी ने देखिए इस पे भी मुशावरत हो रही है और ऑब्वियसली इसमें हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी हर हवाले से। और जैसे कोई हतमी फैसला होता है वो इसका ऐलान भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि हमें बांग्लादेश के साथ जो है वो खड़ा होना चाहिए। बांग्लादेश के साथ खड़ा होना जो है वो इन दी लॉन्ग रन जो है वो हमारे मुफाद में होगा। और अगर पाकिस्तान आज बांग्लादेश के साथ खड़ा हो गया तो शायद एक दोबारा एक ऐसे तल्लुकात की जो है वो दौर में हम दाखिल हो जाएं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है वो 2 भाइयों की तरह जो है एक दूसरे का सहारा भी हो और आगे बढ़ सके। स्पोर्ट्स एनालिस्ट डॉक्टर नुमान नियाज ने गुज़श्ता रोज हमारे प्रोग्राम में कहा था कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं खेलता तो इससे आईसीसी में बड़ा भूचाल आ जाएगा। पाकिस्तान कुड प्ले अ रोल। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर ये खड़े हो जाएं और ये कहेंगे नहीं भाईजान, प्रिंसिपली बांग्लादेश वाज राइट। नहीं तो ये क्या पाकिस्तान क्या कर सकता है? बड़ी अहम बात है ये। आपके पास एक कॉन्क्रीट एविडेंस है कि इसमें सिक्योरिटी कंडीशंस इन इंडिया फॉर द मुस्लिम्स इस वक्त जो है आपके सामने है। आपके पास खबर क्या है इस हवाले से? पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, खबर क्या है? यार मेरे तो ख्याल में देखो ये बहुत बड़ा डिसीजन है। इसमें आपकी फाइनेंशियल पेनल्टीज भी आएंगी, आपकी जो एनुअल वो आती है ग्रांट वो भी आपकी जो है वो रद्द हो सकती है, आप पे पेनल्टीज लग सकती हैं। लेकिन क्रिकेट हिल जाएगी, इंटरनेशनल वर्ल्ड कप आपका नहीं होगा फिर अगर पाकिस्तान विड्रॉ करता है। तो ये गवर्नमेंट लेवल का डिसीजन है। ये बहुत ही एक अगर किसी की ये सोच हो कि आपने ये जो एक किस्म की हेगेमोनिक प्रेजेंस है, इंडिया ओन करने लग गया क्रिकेट को, वो सुपर पावर बन के बैठा हुआ है जो है क्रिकेट का। अगर इनको मार्जिनलाइज करना है, डेप्थ में अगर आप जाएं, यार कोई आइसोलेशन कोई पेनल्टी कुछ नहीं करती। साउथ अफ्रीका 21 साल क्रिकेट से बाहर रहा था, उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। पाकिस्तान अगर टी20 वर्ल्ड कप में जाने का फैसला तब्दील नहीं करता तो इसका पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ होगा और इससे पहले कौमी टीम
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। उधर आईसीसी के स्कॉटलैंड को शामिल किए जाने के फैसले के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें बीसीबी ने आईसीसी का फैसला तस्लीम कर लिया। इसी हवाले से बात करने के लिए अब्दुल रऊफ साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया रऊफ भाई वक्त देने के लिए। रऊफ भाई, 2 पोर्शन हैं आज। एक तो पहले सबसे मुझे ये समझना है, जो 15 रुकनी टीम का ऐलान किया गया, आपकी दानिश में फर्स्ट टेक आपका इस पे क्या है? बैलेंस टीम है, बेहतरीन है, क्या समझते हैं? देखिए, जो मुझे रिजर्वेशन है वो ये है कि आप पूरा साल सिर्फ T20 फॉर्मेट की तैयारी करते रहे और आपने जितने भी मैचेस खेले हैं वो ज्यादातर शॉर्ट फॉर्मेट के मैचेस खेले हैं। आपने सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 2 या 3 टेस्ट मैचेस पूरे साल में। तो मगर उसके बावजूद भी आपने इतना ज्यादा लिंगर ऑन किया और इतना ज्यादा डिले किया कि आप बिल्कुल आखिर पर ले आए हैं और 1 हफ्ता या 10 दिन रह गए हैं वर्ल्ड कप शुरू होने में, तो आपने इसमें टीम अनाउंस की है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो सस्पेंस है ये प्लेयर्स के माइंड में भी नहीं होना चाहिए, मैनेजमेंट के माइंड में भी नहीं होना चाहिए, ताकि जो प्लेयर्स हैं उनको ऑलरेडी पता हो कि हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं और उनकी प्रिपरेशन और उनकी मेंटल सेटिस्फेक्शन कंप्लीट हो। तो जहां तक आपने बात की है तो उसमें भी काफी ज्यादा फ्लॉज हैं, क्योंकि यही लोग मैं देख रहा हूँ जो लास्ट पीछे आईसीसी इवेंट्स हुए, एशिया कप हुआ, उससे पहले वर्ल्ड कप जो अमेरिका में हुआ, उससे पहले एशिया कप, फिर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई है, तो ऑलमोस्ट यही ज्यादातर प्लेयर्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो उसमें शॉर्ट फॉर्मेट में जो मेरा ख्याल है कि मैं जो यंग अंडर 19 लड़के हैं या इमर्जिंग एशिया कप जिन्होंने जीता था या पाकिस्तान डोमेस्टिक में जिन्होंने परफॉर्म किया था, मैं ज्यादातर मुझे वो लड़के चाहिए थे पाकिस्तान टीम के अंदर, मगर इन्होंने वही अनाउंस किया जो पास्ट में जिनकी कोई परफॉर्मेंस इस फॉर्मेट में नहीं रही। तो मेरे के लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग है ये चीज। अच्छा, दूसरा रऊफ भाई, आपको याद होगा कि जब इंडिया बाबर गए थे और वर्ल्ड कप था, वहां तो इब्रार, मेरा ख्याल उनका स्पिन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, वो शायद इंजर्ड थे या नहीं खेल पाए थे, तो फिर शादाब उन दिनों में परफॉर्म नहीं प्रॉपर कर पाते थे। तो इस दफ़ा इनका जो उस्मान तारिक है, फिर इसके अलावा इब्रार हैं जो स्पिन है, फिर शादाब का कम बैक हुआ है। तो स्पिन वाले फैक्टर को आप, फिर नवाज स्पिन करते हैं, वो तो खैर ऑलराउंडर कैटेगरी आ गई, लेकिन वो स्पिन करते हैं। उस्मान तारिक से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर रहे हैं सारे लोग कि भाई सरप्राइज होगा जो कंडीशंस हैं श्रीलंका की। तो इस पे भी गाइड कीजिएगा, स्पिन का जो अटैक है। देखिए, मेरा ख्याल है जो आपका पहला राउंड है उसमें सिर्फ इंडिया आपके खिलाफ एक टफ अपोनेंट है, तो उसके लिए उसमें तो ठीक है, अमेरिका के खिलाफ आपने एक मैच खेलना, वो भी श्रीलंकन कंडीशंस में। मगर जब आप दूसरे राउंड में आएंगे तो उसमें फिर ये जो स्पिन बॉलिंग अटैक है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको नजर आएंगे। जिस तरह आपने मेंशन किया कि जो लास्ट इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ उसमें अबरार को पूरा टूर्नामेंट इन्होंने साथ रखा मगर कोई मैच नहीं उसको दिया। शादाब खान अकॉर्डिंगली परफॉर्म नहीं कर सके, नवाज परफॉर्म नहीं कर सके। और ये सिर्फ ये वो वाला इवेंट नहीं था जिसकी आप बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप, बल्कि उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी में भी इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, एशिया कप में भी नहीं थी, उससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी परफॉर्मेंस नहीं थी, और फिर अमेरिका वाले वर्ल्ड कप में भी इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। अब जो $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि आया शादाब खान जो पिछले पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी हिस्सा है और 1 साल से पाकिस्तान के लिए वो कोई मैच नहीं खेले हैं, अभी इनको श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में 1-2 मैचेस खिलाए गए हैं, क्या वो इस काबिल होंगे कि वो अपना कोटा मुकम्मल कर सके ओवर्स का? ये बेसिक चीज है, क्योंकि एज ए बैट्समैन उनको टीम में शामिल करना मेरा ख्याल है कि कोई दुरुस्त फैसला नहीं होगा। असल चीज उनकी बॉलिंग होगी कि वेदर ये वो अपनी बॉलिंग में कंसिस्टेंसी इस काबिल है कि वो 4 ओवर का स्पेल या एक करके दे सकते हैं पाकिस्तान टीम को अच्छी टीमों के खिलाफ या नहीं। तो उसके बाद जो दूसरे हैं, आपने बात की मोहम्मद नवाज की, तो उनकी भी जो परफॉर्मेंस आप देखें कि उन्होंने ज्यादातर मैचेस बॉटम टीमों के खिलाफ खेले या एसोसिएट टीम्स के खिलाफ, मगर इंडिया के खिलाफ आपने 2 मैचेस खेले हैं एशिया कप में, उसमें मोहम्मद नवाज से 1 ओवर भी नहीं करवाया गया। तो ये चीजें जो असल क्वेश्चन मार्क है, इन इश्यूज पे आएगा कि जो आपने स्पिन बॉलिंग अटैक आपने ठीक है बहुत ज्यादा स्पिनर्स डाल दिए श्रीलंकन कंडीशंस को सामने रखते हुए, मगर आया वेदर कि वो अच्छी टीमों के खिलाफ इस काबिल होंगे कि वो अपने ओवर्स मुकम्मल कर सकें या नहीं कर सकें। अच्छा, दूसरा जो अटैक है आपका फास्ट बॉलिंग का, नसीम शाह की वापसी सर हुई है, उसके साथ जो मिर्ज़ा हैं सलमान मिर्ज़ा लेफ्ट आर्म, वो अच्छा सरप्राइज हैं। आप इस अटैक को फिर शाहीन शाह के साथ ये कॉम्बिनेशन बनेगा, इसको फिर आप कैसे देख रहे हैं, और हारिस रऊफ के ड्रॉप होने को कैसे देख रहे हैं?
देखिए हारिस रऊफ का ड्रॉप इसी कंटिन्यूटी है, और मेरा ख्याल है कि ये कंटिन्यूटी सिर्फ हारिस रऊफ पे नहीं होनी चाहिए थी। इसमें जो बाकी जो आपके प्लेयर्स आते हैं जिनकी आईसीसी इवेंट्स में परफॉर्मेंस नहीं थी, उनको भी पार्ट एंड पार्सल होना चाहिए था, वो भी ड्रॉप होने चाहिए थे। फिर शाहीन अफरीदी का थोड़ा सा मेरे माइंड में डाउट है, क्योंकि एक तो परफॉर्मेंस नहीं है, दूसरा बिग बैश लीग खेलने के लिए गए, उनका वही नी इंजर्ड हुआ था, जो राइट लेगामेंट उनका इंजर्ड हुआ था, जिसकी वजह से सारा उनका बॉलिंग मैकेनिक जो सफर कर गया था। तो अभी वो दोबारा उसी पे इंजर्ड हुए और उसके बाद दोबारा अपनी फिटनेस गेन कर रहे हैं, तो उनका भी मेरा ख्याल है कि एक क्वेश्चन मार्क आएगा उनकी बॉलिंग पे। बाकी सलमान मिर्जा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लास्ट जितने भी इवेंट्स थे, जितने भी उसको मैचेस दिए गए, उसने एक्सेप्शनल बॉलिंग की है। मगर मेरे ख्याल के मुताबिक आकिफ जावेद को इस टीम में लाजमी होना चाहिए था, और जमान खान जो कि डेप्थ बॉलिंग में अच्छी जमान बॉलिंग अच्छा है, कर रहे हैं, बिग बैश में भी अच्छी बॉलिंग कर रहे छह हैं। स्कोर नहीं बना दिया उन्होंने उस दिन बिग बैश में। जी बिल्कुल, और हाँ क्योंकि हमें जो ये श्रीलंका ये T20 कंडीशंस है, इसमें हमें डेप्थ बॉलर की जरूरत होती है, क्योंकि ऊपर से अगर एक दो ओवर आप कर भी जाते हैं तो आखिर में अगर आपको 20-22 रन, जिस तरह हमारे बॉलर्स लास्ट आईसीसी इवेंट्स में कंसीड करते रहे और हम मैचेस हारते रहे, तो उसमें डेप्थ बॉलर जो T20 फॉर्मेट है उसमें उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो मेरे ख्याल में जमान खान को होना चाहिए था यहाँ पे। अच्छा, जमान को आप देख रहे हैं कि वो मिस है इसमें, अगर वो इस स्क्वाड का हिस्सा हो जाते तो वो ज़रा आपका बॉलिंग अटैक और ज़्यादा सेफ हो जाता है बेसिकली। जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो आप देखेंगे, अगर आपने 15 ओवर अच्छी बॉलिंग कर ली है T20 फॉर्मेट में और आपने स्कोर भी कंटेन कर लिया, मगर उसके बाद आखिरी जो 5 ओवर्स हैं जिसमें जो दूसरी टीमें हैं उनमें अटैक करना होता है, तो डेप्थ बॉलर में अगर आपके पास सेंसेबल नहीं होंगे या जो है वो डेड एक्यूरेट नहीं होंगे, तो फिर आपको इसी तरीके से कंसीड करना पड़ेगा जिस तरीके से आपने वो याद होगा अमेरिका के खिलाफ एक ओवर में आपको 19 रन आमर ने दे दिए थे, फिर शाहीन अफरीदी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 23 रन हो गए थे, फिर हारिस रऊफ के 20 रन बन गए थे सिडनी में। तो ये चीजें फिर प्रॉब्लम आ जाती हैं, फिर आप 1 या 2 ओवर्स के मार्जिन से आप पूरे मैचेस पूरे इवेंट से बाहर हो जाते हैं। तो तो इसलिए अब इसकी जो डेप्थ रिप्लेसमेंट फिर बॉलर क्या है T20 अपना इसकी रिप्लेसमेंट क्या होगी फिर रऊफ भाई, कि अगर खुदा न खास्ता शाहीन जो है वो दोबारा कोई इंजरी आ जाती है या कोई इस तरह, या प्रॉपर वो गेन नहीं कर पाते अपनी परफॉर्मेंस, तो उसकी फिर रिप्लेसमेंट आप फिर से ये समझते हैं कि नसीम शाह का और सलमान मिर्ज़ा का ही कॉम्बिनेशन फिर बनेगा और बाकी आप स्पिन से करेंगे सारा अटैक जो है। जी बिल्कुल, और स्पिन बॉलिंग अटैक, क्योंकि ऑलराउंडर भी काफी ज्यादा सलमान मिर्जा बॉलिंग कर लेते हैं, श्रीलंकन कंडीशंस में सैम बॉलिंग कर अयूब बड़ी सकते अच्छी हैं, बॉलिंग कर रहे हैं। साइम अयूब बहुत अच्छी बॉलिंग कर हाँ सकते हैं। हाँ। और एक और चीज इसमें मिसिंग है, मेरा ख्याल है कि मास सदाकत को भी होना चाहिए था। वो ना सिर्फ बैट्समैन बहुत अच्छी है और उन्होंने पीछे जो इवेंट्स है उसमें पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बल्कि बॉलिंग भी वो अच्छी करते हैं। तो ये आपने सलमान मिर्जा और नसीम शाह का भी देखना पड़ेगा कि वेदर वो बाज दफा हो जाता है कि जो T20 फॉर्मेट है उसमें उनकी बॉलिंग की इतनी अच्छी लाइन एंड लेंथ नहीं रहती और वो बहुत ज्यादा रन कंसीड कर देते हैं। तो इसमें देखना होगा कि आया वर्ल्ड कप से पहले उनको जो वापस लाया गया है, क्या वो अपनी जो सिलेक्शन है करेक्ट उसको वो दुरुस्त साबित करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। अच्छा, अब बाबर की वापसी को आप कैसे देख रहे हैं? आज आकिब जावेद साहब जब ये प्रेशर दे रहे थे तो बड़ा मुस्कुरा के उन्होंने कहा कि कप्तान भी समझते हैं और कोच भी समझते हैं कि भाई बड़ा वाइटल रोल बाबर प्ले कर सकते हैं, तो वो बताया उन्होंने। फिर आपका क्या ख्याल है, बाबर की वापसी को कैसे फिर देखते हैं इन कंडीशंस के हिसाब से, श्रीलंका भी इसको भी मद्देनजर रखते हुए? देखिए बाबर की मैं स्पेशली एक प्लेयर के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं देखें ओवरऑल बात करूंगा कि अगर कोई प्लेयर है तो कोई भी प्लेयर क्रिकेट से बड़ा नहीं है या स्पोर्ट्स से बड़ा नहीं है। अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर परफॉर्म नहीं कर रहे तो फिर आपको उसके रिप्लेसमेंट तैयार होनी चाहिए। जिस तरह मैंने बात की है, आपके पास अंडर-19 यंगस्टर्स में अच्छी है, समीर हुसैन है, शाहजेब खान है जिसने फर्स्ट क्लास में अच्छा स्कोर किया हुआ है, मास सदाकत है, बाकी जो है। तो अगर बाबर आजम पिछले 2 साल से इस फॉर्मेट में नहीं परफॉर्म कर रहा तो जबरदस्ती किस चीज की है? आप क्यों उसको बार बार पुश कर रहे हैं? अगर इंडिया शुभमन गिल को ड्रॉप कर सकता है, जो उनका टेस्ट का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है, मोस्ट वैल्यूएबल कैप्टन है, अगर स्मिथ जो कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर एट द मोमेंट है टेस्ट क्रिकेट का, वो ऑस्ट्रेलियन टीम में 41 बॉलों पे 100 रन करके बिग बैश जैसी कंपिटेटिव लीग में वो ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सकता, तो ये हमारे जो प्लेयर्स हैं ये किस बेस पे बार बार आ जाते हैं? ये घर बैठे सोए रहते हैं, उनको उस फॉर्मेट में इनकी प्रिपरेशन भी नहीं होती, परफॉर्मेंस भी नहीं होती, मैच भी नहीं कर रहे होते, मगर उसके बावजूद इनकी सिलेक्शन हो जाती है। आपका रिप्लेसमेंट प्लान तैयार होना चाहिए, आपके पास यंगस्टर बेंच पर मौजूद होने चाहिए, आपका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर काम कर रहा है जिसपे आप अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं और उसके बावजूद आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं और आप जस्टिफिकेशन देते फिर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये मयार जो आप बता रहे हैं इसके मुताबिक तो फिर कप्तान पे बहुत सारी उंगलियां उठी और माजी में भी उठती रहीं, और जो हमारे कैप्टन है उनका स्ट्राइक रेट भी आप चेक कर लें, ये जो मयार है। दूसरा आप फरमा रहे थे सदाकत की आपने बात की, तो ख्वाजा मोहम्मद नाफे के साथ आप कह रहे हैं कि सदाकत भी अगर शामिल होते, वो बॉलर भी अच्छे हैं, तो फिर बात और बेटर हो सकती थी, पॉसिबल था।
बिल्कुल होनी चाहिए क्योंकि देखिए ये शॉर्ट फॉर्मेट है। हम जो सबसे पहले पाकिस्तानी कौम को या आवाम को एक बात समझाने वाली है, वो बहुत जरूरी है। ये क्रिकेट के जो आपके एक्सपर्ट्स हैं या क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से लोग बात करते हैं कि भाई ये जो शॉर्ट फॉर्मेट है इसमें फॉरगेट अबाउट दीज बिग नेम्स, इनको भूल जाए भाई, इनका कोई काम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया कमिंस को ड्रॉप कर सकता है, स्टार को कर सकता है, हेजलवुड को कर सकता है, ये स्मिथ को कर सकता है या मार्च को कर सकता है। तो आपके ये जो प्लेयर जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है ना किसी T20 फॉर्मेट में, और उनकी फिटनेस इस काबिल नहीं है कि वो T20 क्रिकेट खेलें, मगर उसके बावजूद आप उनको दोबारा क्यों ला रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया ने, आपको पता है, जब वर्ल्ड कप इंडिया में जीता है जो 50 ओवर का, उसके बाद एक ऑस्ट्रेलियन टीम ने इंडियन का टूर किया था, एक भी मेन प्लेयर उस टीम में शामिल नहीं था। तो सब के सब उन्होंने नई टीम वहां पे भेजी थी। इसीलिए इसी तरह बाकी जो टीमें वो भी इसी तरह प्रिपरेशन करती हैं। तो आपके पास समीर हुसैन है, माज सदाकत है, उस्मान खान है, शाहजेब खान है और बाकी प्लेयर्स हैं, आप उनको क्यों नहीं अली रजा है, वेरी गुड प्रोस्पेक्ट है, अंडर 19 का फास्ट बॉलर है, आपने उसको 2 साल बाद दोबारा अंडर 19 वर्ल्ड कप खिला दिया बगैर उसको प्रमोशन करने के। आप प्लेयर्स की डिमोशन कर रहे हैं। बहुत अच्छा तो बॉलर इस तरह है नहीं जी, होना चाहिए। उसे होना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की, खासतौर पे अली का आपने हवाला दिया। तो एक बात और मुझे आपसे समझनी है रऊफ भाई, वो जो श्रीलंकन कंडीशंस हैं उसमें सारे लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ जो कन्वेंशनल प्लेयर है जो मेरिट पे खेलता है वो ज़्यादा कामयाब रहेंगे उसकी बजाय जो तेज़ खेलते हैं। इस बात में कितनी आप वजन देखते हैं आप? देखिए, इस बात में कोई वजन नहीं है। ये बेबुनियाद किस्म की बातें कर रहे हैं, ये जस्टिफिकेशनें दे रहे हैं, ये अपनी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया उसको दुरुस्त साबित करने के लिए इस तरह की बातें फैलाते हैं। तो आपने इंडिया के खिलाफ 3 मैचेस यूएई में खेले, वहां भी आप यही बातें कर रहे थे, तो वहां पे आपकी क्या परफॉर्मेंस रही? अमेरिका में भी था, वहां भी आप यही बातें कर रहे थे जो वर्ल्ड कप हुआ कि वहां पे जी प्रॉपर खेलने वाले प्लेयर कामयाब होंगे। आपसे किसी मैच में 100 रन नहीं हुए, अमेरिका के खिलाफ आप 19 रन डिफेंड नहीं कर सके, और फिर अभी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि फलाने। भाई असल चीज है आपका स्ट्राइक रेट है, आपकी एवरेज है, आपकी परफॉर्मेंस है। अगर ये 3 चीजें क्राइटेरिया 3 चीजों का फुलफिल करता है कोई प्लेयर, उसकी सिलेक्शन होनी चाहिए। दूसरा कोई क्राइटेरिया नहीं। आप उस्मान खान को चौथा फिर आप इवेंट खिलाने लेकर चले गए आईसीसी इवेंट का, इसका मतलब है कि आपका जो डोमेस्टिक क्राइटेरिया, वो जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो प्रोडक्शन दे नहीं रहा, उसके डेवलपमेंट नहीं हो रही किसी भी प्लेयर की, तो आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं है। और फिर उन्हीं जो आजमाए हुए प्लेयर्स हैं आप दोबारा उन्हीं को लेकर जा रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा मुझे एंड में मुझे ये समझना है कि पाकिस्तान जो है वो सरप्राइज भी कर सकता है आईसीसी को। जो डिस्कशन चल रहा है, जो माहौल बन रहा है, कल हमारे साथ डॉक्टर नुमान नियाज साहब थे, उन्होंने कहा पाकिस्तान को बाइकआउट कर देना चाहिए। बाकी जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं क्रिकेटिंग को लेकर वो भी इसी तरह की गुफ्तगू ही कर रहे हैं। आपका टेक इस पे क्या है कि बांग्लादेश वाले इशू पे पाकिस्तान को स्टैंड लेके बाइकआउट की तरफ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपकी राय क्या है? देखिए, पाकिस्तान ने जितना स्टैंड लेना था पाकिस्तान ने ले लिया। आईसीसी की जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मीटिंग थी उसमें पाकिस्तान ने अपना जो वोट कास्ट किया था वो बांग्लादेश की फेवर में कर दिया था। इससे ज्यादा आगे पाकिस्तान ज्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि फिर अगर पाकिस्तान इससे ज्यादा एक कदम फॉरवर्ड जाता तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान बर्दाश्त करने पड़ेंगे और पाकिस्तान को आइसोलेशन में दोबारा जाना पड़ेगा। और पाकिस्तान क्रिकेट ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि एक दफा फिर आइसोलेशन में जाए, क्योंकि जो पाकिस्तान की जो स्टांस था वो आईसीसी ने पहले ही अप्रूव कर दिया होगा कि पाकिस्तान ने कहा था कि हम इंडिया ट्रैवल नहीं करेंगे और हमारे जो मैचेस है वो न्यूट्रल वेन्यू पे करवाए जाएं, और पाकिस्तान के सारे मैचेस हैं वो श्रीलंका में खेले जा रहे हैं। तो पाकिस्तान ने जो इखलाकी सपोर्ट थी वो बांग्लादेश को मुकम्मल तौर पे कर दिया। इससे ज्यादा पाकिस्तान और कुछ भी नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जाएगा, ये जितनी भी बातें कर रहे हैं सारी बेबुनियाद बातें हैं। कोई भी जो क्रिकेट एफिलिएटेड कंट्री या आईसीसी का वो इस तरह का बाइकाट दूसरे कंट्री के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि जो आईसीसी की बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मीटिंग होती है उसमें मुख्तलिफ जो जितने भी बाकी जो एफिलिएटेड मेंबर्स होते हैं वो अपना वोट कास्ट करते हैं। तो जो जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वोट कास्ट किया, मेरा ख्याल है कि उनको देखना चाहिए कि उन्होंने जो बांग्लादेश की किस शरायत पे वोट कास्ट किया, क्योंकि उनके जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न थे। उनके प्लेयर्स को आईसीसी ये आईपीएल से निकाल दिया गया था, रिलीज कर दिया गया था। उनके सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। वेस्ट बंगाल में मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, और बंगाल में ये कलकत्ता में ही बांग्लादेश के सारे मैचेस रखे गए हैं। तो ये असल चीज है जिस पे बाकी क्रिकेटिंग कंट्रीज को आवाज उठानी चाहिए। मगर पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेगा और पाकिस्तान बिल्कुल बाइकाट नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब जी, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। शॉर्ट ब्रेक एक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जनवरी का महीना खत्म होने को है, लेकिन मुज़ाकरात की मेज सजने के
कोई आसार नजर नहीं आ रहे और अपोजिशन एहतजाज करने पर तुली हुई है और हुकूमत इसे बार बार डायलॉग की दावत दे रही है और अब वो 8 फरवरी का इंतजार कर रही है और इसके बाद ही मुज़ाकरात की कोई सूरत पैदा होगी। राना सनाउल्लाह के नजदीक ये 8 फरवरी को किस्मत से आजमा लें, लेकिन इससे उन्हें नाकामी ही होगी। अब आबादगी वाला मामला जो है ये तो 8 फरवरी के बाद ही होगा। 8 फरवरी तक तो अब वो बहुत आगे जा चुके हैं। जिस किस्म की तैयारियों में लगे हुए हैं और जिस किस्म की वो तकारीर कर रहे हैं और उम्मीदें लगाए बैठे हैं, तो उससे लगता है कि वो 8 फरवरी की कॉल जो उसको वापस नहीं लेंगे। लेकिन हमें भी पूरा यकीन है कि बिल्कुल ये नाकाम होंगे। उसके बाद जो है वो इस बात को समझने की कोशिश करें और पार्लियामेंट में आए, वहाँ पे अपना भरपूर किरदार अदा करें। इख्तियार वली खान भी अपोजिशन की कॉल को नाकाम देख रहे हैं और इनके नजदीक वज़ीर आला सोहेल अफरीदी सरकारी वसाइल को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर 8 फरवरी को सड़कें या रेलवे बंद की गई तो अवामी ताकत से इसे खलवाया जाएगा। एहतजाज का मकसद ये है कि इन्होंने पहिया जाम करना है। हमेशा इन्होंने मुल्क का पहिया जाम करना इनका मकसद रहा है, इनका वतीरा रहा है, ये इनकी हिस्ट्री है। हमने इनकी कॉल को रद्द करना है और हम वो सड़क अवाम की ताकत से खुलवाए। ये कहते हैं कि हम सड़क बंद करेंगे, हम मोटरवे को बंद करेंगे और हम, इनका कहना ये है कि हम शायद रेल की पटरी को भी बंद करेंगे। तो आप सबसे मेरी ये दरख्वास्त है कि अगर ये ऐसा करेंगे तो अब पाकिस्तान को जैम करने की हम किसी को इजाजत नहीं देंगे। मौलाना फजलुर रहमान यूं तो 8 फरवरी को यौम सियाह मना रहे हैं, लेकिन क्या इस रोज इनके कारकुनान सड़कों पर आएंगे, यह अहम सवाल है। दूसरी तरफ पीटीआई के तर्जुमान शेख वकास अकरम ने तो साफ कह दिया कि पीटीआई की तरफ से कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। सर, हमारी सफ़ों में लोग होंगे, मगर खान साहब की तरफ से क्योंकि मना किया गया है कि आप लोगों ने इन्वॉल्व नहीं होना, खान साहब की तरफ से ममानत हो गई है। इसलिए अगर कोई है भी सही जो इस किस्म के कनेक्शन रखता है वो उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। उधर एमकेएम के सरबराह खालिद मकबूल सदीकी का कहना है कि उन्होंने 18वीं तरमीम को रोल बैक करने का नहीं कहा गया, बल्कि उस पर मुकम्मल अमल दरामद करवाने का मुतालबा किया गया है। साने गुल प्लाजा में रिकवरी और सर्चिंग का काम आज मुकम्मल किए जाने का कहा गया है। गुज़श्ता रोज भी तीसरे फ्लोर पर मजीद इंसानी बाकियात बरामद हुई थी। इसी हवाले से बात करने के लिए शेर अफजल मरवत साहब, रुकन कौमी असम्बली, सीनियर सियासतदान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सर, बहुत शुक्रिया मरवत साहब वक्त देने के लिए। मरवत साहब, मैं आप ही से समझना चाह रहा हूँ कि ये तो बात फिर गवर्नमेंट अब कहती है कि ये जब पहिया जाम से पीछे नहीं हट रहे तो फिर मुज़ाकरात क्या होगा। तो पेशावर में जितने भी पीटीआई के दोस्त वगैरह या आला ओहदेदारान मुकीम हैं, शेख वकास अकरम भी, उनका कहना है कि पीटीआई की तरफ से तो कोई मुज़ाकरात करेगा ही नहीं। तो क्या मंजरनामा कोई है ऐसा जो डेवलपिंग हो आपकी नज़र में, या सब जामद पड़ा है उसी तरह ही? बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 फरवरी के एहतजाज तक तो ना हुकूमत जो है शायद गवारा करेगी कि किसी डायलॉग की बात करे, क्योंकि वो ये समझेगी कि इस को प्रेशर टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर डायलॉग की ली जाएगी फिर एहतजाज की तुक नहीं बनती है। और एहतजाज जो है उससे कोई अगर वापसी की बात करेगा तो उसको जो है सामना करना पड़ेगा पीटीआई वर्कर और पीटीआई सोशल मीडिया के ब्लैकलैश का। तो यूँ इन हालात में जो भी बात होगी इसका सारा दारोमदार है 8 फरवरी के एहतजाज की कामयाबी पे या नाकामी पे। अगर एहतजाज जो है गैर मुतवक्के तौर पे लाखों पाकिस्तानियों को निकाल पाता है, या फिर पहिया जाम जो है मुल्क गिर हो जाती है, शटर डाउन जो है ऐसा हो जाता है कि पूरे पाकिस्तान में कोई दुकान खुली नहीं रह पाती है और कहीं पर पीटीआई जो है रैली या जलसा भी कर ले, तो इन हालात में जो है फिर तो पीटीआई के लिए बिन बिन सिचुएशन है। फिर मुज़ाकरात भी होंगे और पीटीआई के एहतजाजी तहरीक का मुस्तकबिल भी बड़ा रोशन है। लेकिन अगर इसके बरअक्स जो है कोई पुअर शो होता है तो इसकी कीमत फिर चुकानी होगी पीटीआई को। डायलॉग को फिर ड्रैग करेगी हुकूमत 5-6 माह मज़ीद, जब तक कि पीटीआई जो है अपनी जो एहतजाजी ताकत है इसको रिकवर करने के लिए कोई ऐसे डिसीजन नहीं ले पाती हैं जिससे जो है पार्टी की जो ताकत है वो रिवाइव हो जाए। अच्छा मरवत साहब, बड़ी खूबसूरती से आपने ये बड़ी साइंटिफिक बात बेसिकली की है कि इसी की बुनियाद पे फिर बातें परखी भी जाएंगी, आगे भी बढ़ेंगी। महमूद खान अचकज़ई साहब का बतौर अपोजिशन लीडर ये 8 फरवरी पहला टेस्ट केस है।
आपकी दानिश में ये हो पाएगा? शटर डाउन की तरफ जो बातें हो रही हैं, जो आपने मंजरकशी की, कितने % आपको लगता है कि ये हो सकता है माजी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए? मेरा ख्याल है कि पीटीआई और तहफ़्फ़ुज़ तहरीक इन पाकिस्तान जो है, इन्होंने तो ये सारा मसला लगता है कि सुहेल अफरीदी के कंधों पे छोड़ा है, और शायद पूरे वर्कर और पूरी पार्टी मोजज़े के इंतज़ार में हैं कि कोई मोजज़ा होगा और ये 8 फरवरी का एहतजाज कामयाब होगा। ग्राउंड पे दर हकीकत पूरे पाकिस्तान को निकालने के लिए या शटर डाउन के लिए या पहिया जाम के लिए कोई कोशिशें नज़र ही नहीं आ रही है। कोई खदोखाल एहतजाज के सामने ही नहीं है, कहीं पे रैली होगी नहीं होगी, लोगों को क्या अहकामात हैं, इसके अग़राज़ व मकासद क्या है, कब शुरू करना है, कब ख़त्म करना है, इससे कौन से मकासद हासिल होने हैं। यूँ ना होना कि बस आप इस उम्मीद पे बैठ जाएं कि लोग ख़ुद ही एहतजाज करेंगे, बजाय इसके कि पार्टी लोगों को मुतारिक करेगी। अब ये स्ट्रीट मूवमेंट सिर्फ सुहेल अफरीदी के लिए नहीं है, स्ट्रीट मूवमेंट पूरी पार्टी के लिए होनी चाहिए। तमाम MNAs, MPA, सेनेटर्स, ओहदेदारान, इनको चाहिए जहाँ जहाँ मुल्क में ये अपने हलकों में निकले, लोगों के पास जाएं, उनको तरगीब दें कि 8 फरवरी का एहतजाज आपने कामयाब करना है। अगर ये नहीं कर पाते हैं और सिर्फ मर्दान की रैली और क्वेटा जाना या कराची जाना जो है इसी पे ये इक्तफ़ा करते हैं, तो मुझे तो कोई इम्कान नज़र नहीं आता है कि किसी मोजज़े की बुनियाद पे ये एहतजाज कामयाब होगा। यानी बेसिकली आप फरमा रहे हैं कि अगर ये सारा बोझ सुहेल अफरीदी साहब पे भी शिफ्ट कर दिया जाए तो तब भी उनके लिए भी बहुत बड़ा फिर टेस्ट केस है, और इस तरह नहीं होगा जैसे आप फरमा भी रहे हैं कि भाई अपने तौर पे लोग एहतजाज शुरू कर दें, आपको मोबिलाइज करना पड़ता है, जाना पड़ता है लोगों तक, उनको बताना पड़ता है पैगाम अपना, फिर लेके आप निकलते हैं। पूरा एक साइंटिफिक बुनियादों पे ये पूरा थीसिस है बेसिकली जो आप फरमा रहे हैं पॉलिटिकली। देखिए, एहतजाज जो है आपने बेसिकली ये मैथमेटिक्स है ना, आपकी कोशिशें क्या है, आपकी मोबिलाइजेशन कहाँ पे है, आपकी मोटिवेशन के लिए आपने क्या किया, सोशल मीडिया का कहाँ पे इस्तेमाल किया। अभी तक तो हमने कोई ऐसी लोगों को मोटिवेट करने के लिए तकरीरें नहीं देखी हैं, वीडियोस नहीं देखे हैं। ज़रूरत तो ये भी थी कि हर घर में ये पम्फलेट फेंकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट ये करने जा रहे हैं। माजी में जो इवेंट हुए वो बदकिस्मती से कामयाब नहीं रहे, तो अगर ये भी खुदा नख्वास्ता जो है कमज़ोर रह पाता है तो इसकी कीमत जो है वो खान अदा करेगा। और ख़ान ने कतईन जो है इस जैसे तहरीक या इस जैसे एहतजाज का तसव्वुर भी नहीं किया है, इसीलिए तो ये ख़ान से मुलाकात ही नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि ख़ान जो है अल्टीमेटली वो बताएगा कि जी आपने 8 फरवरी को ऐलान करना है, 5 या 7 दिन के बाद आपकी मुल्की एहतजाज शुरू होनी है, अपने रैलीज निकालनी है, अपने इस्लामाबाद की तरफ बढ़ना है। ये अल्टीमेट ख़ान का एम है, और मेरा ख्याल है कि अगर 8 फरवरी को कोई ऐलान नहीं हो पाता है तो ख़ान जो है नाराज़ ज़रूर होगा। अच्छा, दूसरा बरवत साहब, इस पे भी आप रहनुमाई फरमाइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 8 फरवरी को जो है वो हुकूमत के खिलाफ यौम स्याह मनाने का ऐलान ज़रूर किया है, लेकिन ये इकट्ठ नहीं कोई भी किसी भी तरह का नज़र आया, ना कोई तहरीक इंसाफ, आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और मौलाना साहब ये मिल के कोई ऐसा करते। ये बिल्कुल डिवाइडेड है सारा सिलसिला, इसकी वजह क्या देखते हैं, और मौलाना साहब को आप कहाँ प्लेस करते हैं पॉलिटिकली? मौलाना साहब क्या सोच रहे हैं बेसिकली? मौलाना साहब मेरी ज़ाती राय में जो है वो जो अपोजिशन की कमज़ोर हैसियत है उससे परेशान है, क्योंकि अगर कोई अपोजिशन तगड़ी होती या मजबूत होती तो ऐसी सूरत में JUI जो हैं वो बड़े अच्छे कार्ड खेल सकती थी। लिहाजा अपने तईं तो उसकी ख्वाहिश है कि अपोजिशन के पलड़े में बज़ाहिर अपना वज़न डाल के थोड़ा बहुत जो है इसकी जो अहलियत या सलाहियत है इसको बढ़ाया जा सके। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि मौलाना साहब और PTI जो हैं वो कभी भी एक पेज पे नहीं आ सकते हैं। इसकी बुनियादी वजह आप क्या देखते हैं? काफ़ी अलायंस रहा भी, गपशप भी रही, गुफ्तगू भी होती रही है, डायलॉग तक मैसेजेस मौलाना साहब के भी जाते रहे, खान साहब के भी मौलाना साहब के नाम मैसेजेस आते रहे, बड़ा बगलगीर रहे। क्या वजह देखते हैं, बुनियादी वजह इसकी? मेरा ख्याल है कोई बगलगीर नहीं रहे हैं, सारी उम्र एक दूसरे को गालियाँ दी है और एक दूसरे को ट्रोल किया है
और एक दूसरे के साथ हमेशा सियासी मुकाबला रहा है। केपी में ये रनर अप रही है JUI, PTI के बाद सबसे ज़्यादा वोट JUI ने लिया है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान JUI का है क्योंकि वोट बैंक उनका केपी में है। और यूँ जो है PTI की कामयाबी इमीडिएट नाकामी है JUI की, तो लिहाजा अपने तय ये सोचना कि JUI जो है कोई भी ऐसी राह हमवार करेगी जिससे PTI कम बैक कर सके निज़ाम में, ये मेरा ख्याल है कि बिल्कुल फूल पैराडाइज में रहने की बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मज़ीद कमज़ोरी में ही JUI की बका है, ये सियासी बात मैं कर रहा हूँ जी। मैं तो लिहाजा ये कोई सोचे भी ना, ये कोई सोचे ही ना कि मौलाना साहब जो हैं खान की रिहाई या PTI की बहाली या PTI का कम बैक में कोई किरदार अदा कर सकेंगे। उनकी तो दिली ख्वाहिश होगी कि PTI जो है वो सफायस्ती से मट जाए। अच्छा, आपके ख्याल में PTI या आईन तहफ़्ज़ पाकिस्तान इन सब के कम बैक को लेकर आपकी क्या तजावीज़ हैं, क्या होना चाहिए? तो ये कम बैक में कम अज़ कम वो सफ़र शुरू हो सकता है जो कम बैक की तरफ जाए कम अज़ कम? मैं ज़ाती तौर पे कोई मुतमईन नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता है कि फील्ड पे सियासत की दुनिया में और PTI के सर्कल में वो कोशिशें हो रही है जिन कोशिशों के बाइस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं वो अपने सियासी वजूद को या अपनी एहतजाजी सियासत के वजूद को मनवा सकेगी। गुज़िश्ता साल नवंबर के बाद से लेकर आज तक ये पहला वाहिद शो है जिसकी कॉल दी गई है। मादी में 5 अगस्त 14 अगस्त को जो जलसे हुए वो बुरी तरह नाकाम रहे। लिहाजा अगर ये 8 फरवरी का शो जो है वो पुअर रहता है तो 6 माह के लिए PTI की जो सियासत है वो धचका इसको लगेगा। मैं एक दफ़ा फिर कहता हूँ कि कोई अमली तौर पे कोई खदोखाल, कोई काविशें, कोई कोशिशें नज़र ही नहीं आ रही है 8 फरवरी के काल को कामयाब करने के लिए, और इसका अभी तक इनको एहसास ही नहीं है। जब तक कोई स्ट्रेटजी आप नहीं देंगे कोई एहतजाज कामयाब नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब, रुकन कौमी असम्बली, सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मशरक़ वस्ता में जंग के खतरात बढ़ गए हैं। अमेरिका का बहरी बेड़ा खित्ते में पहुंच गया। बरतानिया के लड़ाका तैयारे भी कतर में मौजूद हैं और इसराइली रेडियो के मुताबिक मशरक़ वस्ता में अमेरिकी फ़ौज की तादाद इस हफ्ते रिकॉर्ड सतह पर पहुंची है, जो गुज़श्ता बरस जून में ईरान के खिलाफ कार्रवाई के बाद सबसे ज़्यादा है। जबकि वाशिंगटन पोस्ट ने जंगी सूरत हाल को गुज़श्ता बरस जैसा करार दे दिया है। तुर्किया ने इससे पहले खबरदार किया था कि इसराइल ईरान पर हमला करने के लिए मौके की तलाश में है। उधर सदर ट्रंप के दामाद और नुमाइंदा खुसूसी स्टीवर्ट विटकॉफ ने हफ्ते के रोज़ इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात की और गजा समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा ये खबर भी आ रही है कि अमेरिकी इंतजामिया ने हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए 100 दिन की डेडलाइन मुकर्रर की है और अमेरिका के अज़ाइम को देखते हुए पासदाराने इनकलाब के सरबराह ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार किया है कि फ़ौज की निगाहें हदफ और उंगली ट्रिगर पर है। हम सुप्रीम लीडर के एक इशारे के मुंतज़िर हैं। एक ईरानी ओहदेदार ने रॉयटर्स को बताया कि ईरानी हाई अलर्ट पर हैं और महदूद यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा है कि इसराइल ने हालिया हंगामों के दौरान मुख्तलिफ शहरों में मुनज़्ज़म हमले किए जिसमें उसे गुज़श्ता साल 12 रोज़ा जंग में ज़्यादा खिफ़्फ़त उठाना पड़ी थी। ईरान के हालिया हंगामे जिसमें 5 अफराद की हलाकत का दावा किया जा रहा था, इसके बारे में मारूफ अमरीकी प्रोफेसर मेयर शाइमर का कहना है कि एहतजाज इसके लिए हुए क्योंकि अमरीकी पाबंदियों की वजह से अवाम की मुश्किलात बढ़ रही थी। उधर अमरीकी यूनिवर्सिटी ने ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लरजानी की बेटी को बरतरफ कर दिया। इब्तदाई तौर पर बरतरफी की वजह सामने नहीं आई। फातिमा उर्द शेर लरजानी एटलांटा में एमोरी यूनिवर्सिटी की कैंसर रिसर्च डिपार्टमेंट में काम कर रही थी। खित्ते की सूरत हाल के हवाले से गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसमें बाहमी ताउन, इलाक़ाई इस्तेहकाम, आलमी सतह पर पेशरफ्त से मुतल्लिक़ अमूर पर गुफ्तगू हुई। दूसरी जानिब जनूबी एशिया के हालात हाज़रा से मुतल्लिक़ मारूफ आलमी जरीदे दी डिप्लोमेट ने लिखा है कि पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक समझदारी से वाशिंगटन में खुद को दोबारा एक नागुज़ीर और काबिल एतमाद शराकतदार साबित कर लिया है और अपनी मजबूत सफारतकारी से अमेरिका के साथ ताल्लुकात को नई समत दी है। 4 रोज़ा पाक भारत जंग के बाद सदर ट्रंप ने
पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में मदऊ किया। इसके बाद सितंबर में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने वाशिंगटन का दौरा किया, जिसके बाद दोनों मुल्कों का इंसदादे दहशतगर्दी ताउन बहाल हुआ और ताल्लुकात के पुराने सतून को नई जिंदगी मिली। इसी हवाले से बात करने के लिए डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, साबिक सफ़ीर, हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को एक बार फिर, क्या जंग के कोई हालात बन रहे हैं? ईरान हाई अलर्ट पे चला गया, अमरीकी बहरी बेड़ा जो है वो खित्ते में पहुंच गया, क्या देख रहे हैं? और बयानात का सिलसिला वो थमने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, इसकी थोड़ी सी पर्सपेक्टिव में चले जाते हैं और फिर फौरन आ जाते हैं इस बात पर। पहले तो ये है कि इजराइल पता नहीं कितने अरसे से, बरस से तिल मिला रहा है कि किसी तरह ईरान पर ऐसे अंदाज में हमला किया जाए कि ईरान की लीडरशिप भी खत्म हो जाए और ईरान में कोई रिजीम चेंज भी हो जाए और ईरान आइंदा आने वाले वक्तों में बल्कि बरस तक न्यूक्लियर कोई किसी किस्म का एडवेंचर न कर सके। ठीक है। तो ये तीन इसके मकासद हैं और ईरान ही वाहिद अब रह गया है मुल्क। पहले तो उसके साथ उसके प्रॉक्सीज थे, हमास था, हिजबुल्लाह था और उसके अलावा बशर अल असद था। इराक में उसकी मलेशिया पूरी भारी भरकम जो कि अभी है थोड़ी सी, तो वो तमाम के तमाम तो उसको मदहम कर दिया। उसको तकरीबन मैं ही नहीं कहूंगा जीरो, लेकिन उसको इजराइल ने 1 by 1 और टर्न बाय टर्न इतना ज्यादा उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है कि अब फकत ईरान, अब हो क्या रहा है, वो चाहते हैं कि दो चीजें। एक तो ये कि ईरान के पास मिसाइल कैपेबिलिटी बड़ी है, दूसरी चीज ईरान को खामोश सपोर्ट चाइना की बहुत ज्यादा है, रशिया की कुछ ओपन सपोर्ट ज्यादा है। और रशिया उसको जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी मिसाइल्स को मजीद बनाने में, और चाइना उन्होंने उसको उसके हिस्से पुर्जे और उसका मवाद प्रोवाइड करते रहे, जिसकी वजह से शुनीद ये है कि 24 घंटे उनके 24/7 वो मिसाइल्स जो हैं उसको तैयारी कर रहे हैं। जिसकी वजह से आपने देखा होगा पिछले दिनों नेतन्याहू का एक तरफ से एक बयान आया था कि ईरान पर अभी हमला न किया जाए। अब ये जो सारे एसेट्स मूव हो रहे हैं, इब्राहिम लिंकन है जो कि बहुत बड़ा जहाज शिप कैरियर है, और उसके अलावा मुतअद्दिद डिस्ट्रॉयर इस तरफ आ गए हैं, और ये पूरी इंटरनेशनल खबरें हैं जो आपके और मेरे सामने मौजूद हैं। और उसके बाद वो जो कि खौफजदा इजराइल कि जिसने तमाम आयरन डोम के बावजूद वो मिसाइल्स को नहीं रोक सका ईरान के, तो इस दफा अमेरिका उसकी पूरी तैयारी करके आया है कि आयरन डोम प्रोवाइड करे इस खिते में, और इसीलिए उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी खबरें बड़ी तेजी से आ रही हैं कि इसको मजीद फाल कर दिया गया है। ओमैनी साहब वो ऐसी महफूज जगह पर अंडरग्राउंड चले गए हैं कि उनको भी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तैयारी तो पूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें गाइड कर दें कि अब वहाँ मौसी मसाइल बड़े खराबी का वहाँ शिकार रहे। कुछ दिन पहले भी रजीम चेंज के लिए बड़ी काविशें की गई, बड़े बयानात भी आए, सारा कुछ हो गया, माजी का हिस्सा है। अब फर्दू में भी जो हुआ, तनसीबात जो उनकी थी वो भी अच्छा खासा नुकसान हुआ। अब एग्जैक्टली क्या खतरा आप समझते हैं कि इसराइल या अमेरिका को क्या खतरा है ईरान से कि वो बार बार अपना जो वहाँ रजीम चेंज को लेकर या वहाँ आखिरी शम्मे तक बुझाने के लिए, दर पे होने के लिए वो जो काविशें करता दिखाई देता है, क्या वजह आपको दिखाई देती है इसके पीछे? वो आखिरी शम्मे इसलिए बुझाना चाहते हैं कि शम्मे में वो शोला जो है वो दोबारा भड़क सकता है। और वो जो जिन प्रॉक्सीज का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने जान के लफ्ज इस्तेमाल किया, मदहम हुए हैं। देखिए, तहरीकें हमेशा के लिए खत्म नहीं होती। ये तहरीकें हैं, हमास है, हिजबुल्लाह है, जो सीरियन मलेशिया है और जो इराकी मलेशिया है, ये आइडियोलॉजिकल हैं। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड है, वो आइडियोलॉजिकल फोर्स है और बड़ी मजबूत फोर्स है। तो वो जब तक कायम है, इजराइल समझता है कि उसको कोई आंखें दिखाने वाला है होगा। इजराइल का ये मकसद है, और इजराइल इज अमेरिका और अमेरिका इज इजराइल, ये उनके काबरीन कहते रहे हैं। मैं तो इसको अपनी तरफ से इस सेंटेंस को नहीं मैंने इजाद किया है, ये उनके अपने काबरीन कहते रहे हैं, वो इजरायली लॉबी की वजह से। और इसमें बड़ी खूबसूरत तरीके से इसको एक पूरी किताब में
बताया गया है कि इजरायली लॉबी किस तरह हावी है कांग्रेस पर, किस तरह हावी है पॉलिसी साजों पर, किस तरह हावी है व्हाइट हाउस में, किस तरह हावी है उनके पेंटागन में और स्टेट डिपार्टमेंट में और मीडिया में। तो उसकी वजह से इजराइल इज यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और अमेरिका इज इजराइल। तो लिहाजा इजराइल के हमेशा ये मंशा रही है कि कोई भी उसके सामने खड़ा होने की ताकत ना रखे, और जिसकी वजह से वो अब हुआ क्या, वो बड़े पुरुमीद थे, डोनाल्ड ट्रंप भी बड़े पुरुमीद थे, इजराइल भी बड़ा पुरुमीद था कि जो हंगामा राई की कुछ अंदरूनी अवामिल और कुछ क्या खासे बैरूनी ममालिक जो कि अब तो सामने मंजर आम पर आ चुके हैं, मसाद और सीआईए, तो उसकी वजह से जो अपराइजिंग होनी थी उसको दोबारा कंट्रोल कर लिया रिजीम ने। अब जब दोबारा कंट्रोल कर लिया तो वो चाहते हैं कि वो जो लावा अब भी वहां मौजूद है किसी तरीके से रिजीम को चुन चुन के इस तरह निशाना बनाया जाए, जो कि अगले 24 से 36 घंटे बड़े खतरनाक। आपकी बातों से जो अखज़ करने वाली बात है वो यही है कि जब तक वो वहाँ रजीम चेंज कर नहीं लेंगे, इस तरह की जो दरअंदाजियाँ हैं या इस तरह की सिलसिले हैं वो चलते रहेंगे। अगर वो इस सारे मामले बेसिकली उसी के लिए ये सारा किया जा रहा है कि वहाँ रजीम चेंज किया जाए। दूसरा जो गज़ा का पीस बोर्ड है, पाकिस्तान हिस्सा भी उसका बना, उस पर भी रहनुमाई फरमाइएगा, उस पर क्या ठीक है आपका? देखिए, उसमें पहले तो मेरा ख्याल है उसकी हम जंप करके इस बात पर आ जाते हैं पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का इंटरेस्ट हमने देखना है। पाकिस्तान के पास क्या, जो मैं नाज़रीन की बहुत सारी नुकात सुन रहा हूं और उनकी इज्जत और कदर के साथ उसमें मुझ जैसे लोग ये कह रहे हैं कि जी अगर आप ज्वाइन न करें तो आप आइसोलेट होकर आराम से बैठ जाएं। ठीक, कनाडा के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने थोड़ी सी हिलोजत की, उन्होंने कहा ये ठीक है, इनका विड्रा करो, इनविटेशन ही विड्रा करो। अच्छा, अब आ जाते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस का फायदा क्या है। देखिए, बोर्ड ऑफ पीस पे हम नुक्ताचीनी कर सकते हैं कि वो इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क से थोड़ा हटके बनाया है वगैरह वगैरह, और उसमें मेरे पास बहुत सारे उसके नुकात हैं जिसपे कि मैं नुक्ताचीनी कर सकता हूँ। लेकिन बात यह है मजमूई तौर पर, क्या बोर्ड ऑफ पीस से कोई उम्मीद लगाई जा सकती है या यूनाइटेड नेशंस से? देखिए, यूनाइटेड नेशंस तो नहीं कर सका, 2 साल 2.5 साल तक वहां इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ पीस में कम से कम फिर भी कोई बंदा तवक्को रख सकता है कि भाई उसकी वजह बता देता हूँ, एक जुमले में वजह बता देता हूँ, एक जुमले में। क्योंकि देखें, ओआईसी के 57 ममालिक भी कुछ नहीं कर सके, 4 मीटिंगें उन्होंने सरबराहान की उनके 16वें पैराग्राफ में चार्टर के दिया हुआ है कि कश्मीर के काज को मुकद्दम रखा जाएगा, साथ दिया जाएगा और कश्मीर को 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ ले जाके अल-कुद्स उनको हमने अपना जो वो कैपिटल बनाना है। तो ये तमाम चीजें दी हुई हैं, क्या कर लिया? 18 उनका जो आर्टिकल 18 है ओआईसी का, उसमें दिया हुआ है कि क्या करना है, क्या कर लिया? कुछ नहीं। यूनाइटेड नेशंस ने कुछ नहीं किया। तो अब दुनिया का मजबूत तरीन मुल्क का मजबूत तरीन सदर बीच में आया है। देख लेते हैं कि कितनी राहें हमवार होती हैं। अब उससे हम इज्तनाब करके नहीं बैठ सकते, हमें उसमें शामिल होके हमारी आवाज तो कम से कम होगी ना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब जी, साबिक सफीर हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फात शहबाज खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।